अस्सलामुअलैकुम मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से आप लोगों को जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे के दिन कोशिश किया करेंगे जनाब खुश लिबास हो, खुश अखलाक हो, आपका रवैया अच्छा हो, बल्कि तो हमें अच्छे रवैये के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन होता है ना कि आज का दिन जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, दिनों में इसको दिनों का बादशाह कहा जाता है और वैसे भी घर में इत्माम किया जाता है ना, जुम्मा पढ़ने जाना है, उठ के नहाओ धो, नए कपड़े पहनो। और ये भी कहा जाता है कि जब आप जुम्मे वाले दिन नए कपड़े पहनते हैं तो उसका हिसाब नहीं होगा क़यामत वाले दिन। तो जब आप खुश लिबास होते हैं, जाके जुम्मा पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, तो वो एक अलग सा ही समा होता है और दिल करता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर यही एहतमाम किया जाए। और जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने जाया करेंगे तो फिर यही एहतमाम हुआ करेगा। खैर, जुमे की मुनासबत से आज हम बात भी करेंगे अपने प्रोग्राम में। खैर, हम भी आगे बढ़ेंगे ना, आप कुछ बात कर लेते हैं दर्दों के हवाले से। जैसे कुछ पुरानी यादें हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं ना, इसी तरह जो पुरानी दर्दें होती हैं ना वो भी साथ नहीं छोड़ती हैं। और हर सर्दी में वो दर्द जो है ना हमें वो एहसास दिलाती है कि फ़लाँ टाइम पर हमें वो चोट लगी थी और उसकी वजह से जो है ना वो दर्द एक जो उठी थी, और वो हर साल जो है ना फिर वो दर्द का सामना हमें करना पड़ता है। ऐसा होता क्यों है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर पुराना ज़ख़म है, पुरानी चोट है और उसको हील करना है आपने, तो वो किस तरह, कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, उस पर बात करेंगे। फ़िज़ियोथेरेपी इसमें कितना एक अहम रोल प्ले करती है, उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान फ़ेरोज़ ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सलमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सलमान, जैसे मैंने कहा कि पुरानी यादें हमारी जान नहीं ना छोड़ी, इस तरह पुरानी दर्दें भी कहीं ना कहीं हमारी जान नहीं छोड़ी होती है। हर सर्दी में उन्होंने ना जो है ना अपना आप दिखाना होता है कि जी मैं आ गया हूँ, मैं आ गई हूँ, दर्द जो है ना। तो ये क्यों होती है कि हर सर्दी में कोई पुरानी चोट लगी हुई है, 5 साल 10 साल पुरानी है, तो उसने हर सर्दी में जो है ना अपना आप दिखाना होता है, वो दर्द महसूस होती है हमें, क्या वजह है? बेसिकली जब भी मौसम तब्दील होता है, हाँ, बाहर टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ठीक है, तो एक हवा का दबाव मुसलसल हमारे जोड़ों में पड़ रहा होता है। इस दबाव को बैरोमीट्रिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल हालात में, नॉर्मल टेम्परेचर में ये वेल अलाइंड पोजीशन में हमारे जोड़ इस टेम्परेचर के साथ, इस प्रेशर के साथ रहते हैं। लेकिन जैसे एकदम ठंड होती है, ये प्रेशर के अंदर तब्दीली होती है, तो होता ये है कि जोड़ के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बाहर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है। और ये खास तौर पे उन जॉइंट्स में ज़्यादा होती है जहां आपको ऑलरेडी इंजरी थी और वो इंजरी हील नहीं हो सकी। अच्छा, एक तो टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से, दूसरे नंबर पे मूवमेंट हम कम कर देते हैं। जैसे मौसम ठंडा होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और हमारे जिस्म में भी ब्लड फ्लो सारा कोर के रीजन में रहता है, लेकिन हाथों पाँव में, एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्टिफनेस होती है और पेन होती है। और तीसरी वजह ये होती है कि हम वाटर इनटेक कम करते हैं सर्दियों में। पानी हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है और सर्दियों में चूंकि हमें प्यास नहीं लगती, हम लिक्विड इनटेक कम करते हैं। हमारे मसल्स को नरम रहने के लिए, आपके जॉइंट्स को नरम रहने के लिए, लुब्रिकेट रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो जब हम पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से स्टिफनेस बढ़ती है, ठीक है, जिससे हमें दर्दें वगैरह, एक तो ताज़ी दर्दें भी निकलती हैं सर्दियों में, बुजुर्ग लोगों को मुसलसल अकड़ाव वगैरह दर्दें रहती हैं, और जिन लोगों को पुरानी दर्दें हों वो भी दोबारा से ट्रिगर हो जाती हैं। इसका मतलब है कि वो दर्दें जो हुई हुई हैं वो हील नहीं हुई हुई थी, जिसकी वजह से वो दोबारा से होना शुरू हो गई। ऐसी है, वो प्रॉपर हील नहीं होती, हल्की फुल्की रह जाती हैं। गलती ये होती है कि हमें जब भी कहीं चोट लगती है, हम उसके लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, उसे टकोर वगैरह देते हैं, वो ठीक हो जाती है। वो वैसे आपके दर्द के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो जो इन्फ्लेमेशन है, अंदर से जो आपका टीयर हुआ या जो भी इंजरी है, वो प्रॉपर हील नहीं हुई होती। फिर जब जब मौसम बदलता है तो वो फिर आपको पेन निकलती है। तो इसका हल ये होता है कि जब भी आपको खुदा ना खास्ता इंजरी हो, तो सबसे पहले तो उस इंजरी को प्रॉपर तौर पे 100% बैलेंस रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी करें। ठीक है, यानी कि दर्दें खत्म हो गई हैं, सही है, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें किसी भी किस्म की, जिम में या इस तरह कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, ताकि वो मसल, वो जॉइंट इस्तेमाल होता रहे, मजबूत रहे। ओके, फिर बदलते मौसम में
दर्दें नहीं फिर निकलेंगी। बदलते मौसम में, खासतौर पर सर्दी में फिर दर्दें नहीं निकलेंगी। तो ऐसे में जो फिजियोथेरेपी है वो कितना एक अहम वाइटल रोल प्ले कर रही होती है इन तमाम तर चीज़ों में, या खासतौर पर दर्दों को अगर कम करना है हमने तो? इसमें यह है कि जितनी भी फिजिकल पेन्स हैं जो आजकल कमर दर्द, गर्दन दर्द, शोल्डर पेन, ये जितनी भी फिजिकल पेन है मौसम की वजह से आई हैं या किसी स्पेसिफिक इंजरी की वजह से हुई हैं, इसको ठीक करने के दो ही हल होते हैं। एक होता है मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें मेडिसिन वगैरह चलती हैं, ठीक है, उसके अल्टीमेटली वक्ती तौर पर रिलीफ के साथ साइड इफेक्ट है। फिजिकल थेरेपी का इसमें ये रोल होता है कि आपकी जो स्पेसिफिक जो मसल कमज़ोर है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसको मजबूत करते हैं। अगर किसी को दर्द एक दफ़ा निकल आई है ना तो फिर फिजियोथेरेपी उसके लिए ज़रूरी है और फिजियोथेरेपी करे बेहतरी रहे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हम दर्द निकलने ही क्यों दें, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स कुछ पहले ऐसे ले सकते हैं जो कि हमें दर्दों से बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मौसम चेंज हो, आपने लेयर्स में कपड़े पहनने हैं, हम क्या करते हैं वार्मर्स पहन लेते हैं, टाइट कपड़े पहन लेते हैं। कई लोग होते हैं कि बुजुर्ग होते हैं, उन्हें ठंड लगती नहीं है, तो वो जब तक बाहर नहीं जाते वो अपने आप को गर्म नहीं रखते, घर में आम शलवार पहन के फिर रहे हैं, आम कपड़े पहन के फिर रहे हैं। तो कोशिश करें जैसे मौसम तब्दील हुआ है, ठंड लगे ना लगे, गर्म कपड़े आपके फर्ज हो गए। दूसरे नंबर पे कई लोगों को आदत होती है ताजे पानी से नहाने से, मोटर का पानी चला लिया, डायरेक्ट ताजे पानी से नहाते हैं। ताज़ा पानी सर्दियों में गर्मियों में नहाए कोई मसला नहीं, लेकिन सर्दियों में आपने स्पेसिफिक गर्म पानी से नहाना है। गर्म पानी हमारे लिए वैसे टकोर करता है। तीसरा काम आप ये करें कि हमने बॉडी को इंटरनली वार्म अप रखना है, अंदर से गर्म रखना है। ये मौसम की हमारी रवायात में जितनी भी चीजें हैं ना, गर्म जिसको हम कहते हैं गर्म तासीर वाली चीजें, मछली, पंजीरी, ड्राई फ्रूट, यखनी, देसी घी, अलसी की पिनिया, ये जो कल्चरल जितनी भी चीजें हैं ये सारी हमें अंदर से वार्म रखती हैं। जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमें पेन कॉज करती है वो न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट नहीं होने देती। इसके बाद धूप लाजमी सेकें और आपको जिस भी जोड़ में दर्द वगैरह होती है उसके लिए सिकाई लाजमी करें। अच्छा, सिकाई करें, टकोर लाजमी करें। और जो मेरे बुजुर्ग पेशेंट हैं जिनकी उम्र 50 प्लस है उन्हें मैं एडवाइस करता हूँ कि एक आम वार्म बैग मिल जाता है, गर्म पानी की बोतल टकोर के लिए, पुराने जमानों में रबड़ की जो होती है, रबड़ की सिलिकॉन की, रबड़ की, सिलिकॉन की। हर किसी को चाहिए कि अपने पेरेंट्स को एक वो बोतल लेके दे, ठीक है, रात को उसमें गर्म पानी डाल के उनके बिस्तर में रखे, रोजाना रात। वैसे हीटिंग पैड भी मिल जाते हैं लेकिन मुझे हीटिंग पैड इतने पसंद नहीं है क्योंकि वो टेम्परेचर बार बार उसका ट्रिप होता रहता है। ये बोतल एक सस्टेन रहती है, कंसिस्टेंट इसकी हीट रहती है। तो वार्म बैग आपके अगर वालिदैन के बिस्तर में होगा, एक तो बिस्तर गर्म रहेगा, उनकी नींद बेहतर रहेगी, और दूसरा उनको बाकायदा तौर पे जिस जिस जॉइंट में पेन होती है उधर वो टकोर वगैरह करते रहेंगे, बेहतर रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, अच्छा, ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए हैं जो सर्दी के मौसम में बाहर नहीं जा सकते क्योंकि स्मोक का बड़ा मसला चल रहा है। तो घर में रह के ये वाली एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहेगी और सर्दी की वजह से जो जोड़ों में दर्दें होती हैं वो जोड़ों में दर्दें नहीं होंगी। ठीक है। सबसे पहले आपने ये करना है, बिल्कुल वार्म अप होकर कमरे के अंदर ही थोड़ी सी जगह पे आपने थोड़ा सा वॉक कर लेना ताकि जिस्म थोड़ा सा रवां हो, वार्म अप हो। अब आपने अपनी पोजीशन में खड़े होके ऐसे घुटना उठाना है और हाथ ऐसे टच करने हैं, ये ओके, ये इस तरह हर वर्जिश को 1-1 मिनट के लिए करना है। और इसके अंदर ये है कि आपने इसको स्पेसिफाई गिनती के साथ नहीं करना। अगर आप फिट हैं, एक्टिव हैं, आपकी गिनती ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको कोई मसला है, कोई दर्द है तो आप एहतियात से करें, लेकिन जब पाँव नीचे आए तो धड़ाम से ना आए, झटका ना लगे, बिल्कुल आराम से आपने करना है, कमर सीधी हो। इसी पोजीशन पे आपने बाजू ऐसे ऊपर लेके जाने हैं, नीचे, ये बिल्कुल आराम है, कोई जोर नहीं लग रहा, लेकिन इससे आपका ओवरऑल बाजू में भी ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, आपकी टांगों में भी ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है। इसी पोजीशन से ऊपर से बाजू आप नीचे लेके आएंगे, मार्च करेंगे। ओके, ये शोल्डर ब्लेड के मसल मजबूत हो रहे हैं। और जब अभी देखने में ये आसान लग रहा है कि जब आप टाइम 1 मिनट इसका पूरा करेंगे बाकायदा तौर पे आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके। इसके बाद बाजू ऐसे सामने रखेंगे, पहले हम टांग उठा रहे थे, अब टांग ऐसे पीछे को लेके आनी है, यानी कि आपने अपने हील को हिप के साथ टच करना और बाजू साथ ऐसे रखना है। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। आपको कहीं भी दर्द है जिस्म में, आप ये आसानी से कर सकते हैं। बस करना उस इंटेंसिटी से है कि करते वक्त आपको पेन ना हो। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। अच्छा, इसके बाद लास्ट काम ये है कि आपने बाजू ऐसे ऊपर उठाने हैं, चेहरा ऊपर उठाना है। ये आपके ओवरऑल पोस्चर को बेहतर करेगा, आपके कमर में जो कुब है कुब को बेहतर करेगा और ब्लड फ्लो सारे जिस्म में बेहतर हो जाएगा। इस तरह उठाना है और आपने हाथों को भी ऐसे खोलना बंद करना है और पंजों के बल भी ऐसे आना है। ठीक है। जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं रहती बद परहेजी वगैरह की वजह से या दवाई की वजह से, तो वो दवाई नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये वाली वर्जिशें लाजमी करें, साथ गहरे गहरे सांस लाजमी लेते रहें। इससे ये होगा कि सारा जिस्म में ब्लड फ्लो बेहतर होता है। ये पंप की तरह काम कर रहे होते हैं आपके मसल इस टाइम।
और उसकी वजह से ब्लड सारे जिस्म के अंदर बेहतरी की तरफ आता है और जहाँ जहाँ ब्लड ऑक्सीजन जाएगा आपकी बॉडी खुद को रिकवर कर लेती है। कुल मिला के 5 मिनट लगेंगे, दिन में एक बार आपने एक्टिविटी कर लेनी है, कोई जोर नहीं लग रहा, बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट है ये, घर में रह के कर सकते हैं और ओवरऑल 5 मिनट के अंदर अंदर बगैर रुके बैक टू बैक आप एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा। आपको बाकायदा तौर पे सांस भी चढ़ेगा और आपकी दिल की सेहत बेहतर होगी, सारे जिस्म की सेहत बेहतर होगी। ठीक है, मतलब ये कमर के लिए भी है, ये शोल्डर्स के लिए भी है, घुटनों के लिए भी, ये सब के लिए, ये मतलब कंपाउंड एक्सरसाइज जो है ना ये हमने बता दिया है इनको। बिल्कुल, और 5 मिनट का टाइम लगेगा। 5 मिनट हाउस वाइफ कर सकती हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, आराम से घर में कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। और अगर आप जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो फिर तो वेल एंड गुड है, वो तो फिर बहुत ही अच्छा है ना। तो अगर आप नहीं जाना चाह रहे हैं, घर में रह के करना चाह रहे हैं, तो आप घर में कर सकते हैं। इवन दो कि हमारे यहाँ पे कैमरामैन्स भी करना शुरू हो गए हैं, तो मतलब कि ये अच्छी चीज़ है जो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, तो वो आप लोग भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर सलमान फेरोज मौजूद थे, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हम बात कर रहे थे कि जो पुरानी दर्द निकल आती हैं उनको किस तरह ओवरकम करना है, उनको हील कैसे करना है और उनको कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनाब, अब कुछ बच्चों के हवाले से, टीनेजर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। चूँकि छोटे बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना ना सिर्फ उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो बढ़ाता है, बल्कि अमली ज़िंदगी के हुनर भी उनको अता करता है। अब इस तालीम में बुनियादी तसव्वुरात जैसे कि आइडियाज़ जनरेट करना, मसला हल करना, ज़ाती दिलचस्पियों की शनाख्त इसमें शामिल होनी चाहिए। वालिदैन, रिश्तेदार, आसपास में जो मौजूद लोग हैं उनकी रहनुमाई करके बच्चों को एतमाद और फौरी फीडबैक भी फराहम कर सकते हैं। अब ऐसे में बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जबकि उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है। सबसे अहम बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि आसपास जो मौजूद लोग हैं उनकी मदद और ख़ुद एतमादी भी पैदा करना है, जो बच्चों की शख्सियत को मजबूत और तख्लीकी बनाता है। तो आज के सेगमेंट में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर जाने के लिए किस तरह के पैरामीटर्स लेने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया वेस्ट साइड पर जाती जा रही है। बच्चों को छोटी एज में ही सिखाया जाता है, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है, उनको सिखाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी भी वही अली बे पे ABC यही सिखाई जा रही होती है छोटे बच्चों को। मतलब थोरेटिकली ही, आप मैट्रिक में भी देख ले, बच्चा सिर्फ थोरेटिकली पढ़ रहा होता है, इवन दो कि अब तो यूनिवर्सिटीज़ तक यही चीज़ें हो रही होती है। प्रैक्टिकली अब इन चीज़ों को एम्फसाइज कराना कितना ज़रूरी हो गया हुआ है, इस पर बात करेंगे। रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट है। रज़ा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। आज फिर एक अहम टॉपिक के ऊपर आपने आज का प्रोग्राम रखा है। जी, और रज़ा साहब, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे मैंने बात की, पूरी दुनिया वेस्ट साइड पर जा रही है, ग्लोबली चेंजेस आती जा रही हैं कि बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई आपने नौकरी की तरफ नहीं भागना, आपने कुछ अपना करने की कोशिश करनी है, कोई नई इनोवेशन लेकर आनी है, नए आइडियाज़ लेकर आने हैं, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और दुनिया को भी फ़ायदा हो, हमारे मुआशरे को भी फ़ायदा हो। हमारे यहाँ पे हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इस वक्त दुनिया का हॉट टॉपिक है और पूरी दुनिया में इस वक्त लोग बड़ी तेज़ी से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और कुछ हालात भी ऐसे बन गए हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी इजी या और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। पहले बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत सारे इसके अंदर मुश्किल सेगमेंट्स थे, वो अब बड़े आसान हो गए हैं। टेक्नोलॉजी ने बड़े आसान कर दिए हैं, इंफॉर्मेशन ने बड़े आसान कर दिए हैं, आज के नए दौर ने बड़े आसान कर दिए हैं, ग्लोबल विलेज होने के बड़े फ़ायदे हुए हैं। तो इसी दौर के अंदर हम आजकल बहुत सारी जहाँ फ़ायदे हम हासिल कर रहे हैं, कुछ नुकसानात भी हुए हैं। जैसे आज हमारे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है उनका, आज हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा डाइवर्जन की तरफ हैं और इसी तरह हमारे बच्चों के जो है ना अपनी कंसंट्रेशन नहीं है हमारी स्टडीज़ के ऊपर। हमारे स्कूलों में रोट लर्निंग का बहुत ज़्यादा रुझान है, वो आज 78 साल हो गए हैं। हर गवर्नमेंट कहती है कि हम कॉन्सेप्शनल स्टडी की तरफ आ गए हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में बच्चों को कैसे मेंटेन किया जाए या बच्चों के लिए आसान तरीन जो हल है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। ये मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है कि बच्चों को फौरी तौर पे या अभी से स्कूल से भी गुजारिश है, टीचर से भी गुजारिश है, प्रिंसिपल से भी है कि बच्चों को बहुत छोटे लेवल से यानी 10 साल की उम्र से अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आएँ तो बच्चे के पास इस वक्त लर्निंग की इतनी ज़्यादा स्किल्स होती हैं कि उसका जो एक तवज्जो है, उसका जो एक फ़ोकस है, वो अगर ठीक जगह पे हो गया तो उसके लिए चीज़ें सारी बड़ी आसान हो जाती हैं। और ये जो हमें जो प्रॉब्लम्स है आजकल के उसकी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है और वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उसके तवज्जो नहीं है अपने सब्जेक्ट पे, वो रट्टा लगाने का जो प्रॉब्लम है हमारा, वो ये सारे हल हो जाएंगे।
तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाती है, जैसे आपने इंटो में आप बड़ा ज़बरदस्त आपने बताया कि ये क्रिएटिविटी स्किल्स देती है आपको, ये आपको नया सोचने का मौका देती है, नए आइडियाज़ पे सोचते हैं आप, नए आइडियाज़ पे बात करते हैं, नए आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, फिर आप उसको क्रिएट करते हैं। तो जब आप बच्चे के पास ये क्यूरियोसिटी हो ना जी, क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी को जन्म देती है। जब क्यूरियोसिटी बच्चे के पास हो और क्यूरियोसिटी को हम आगे से रिस्पॉन्ड करें, स्कूल रिस्पॉन्ड करे, टीचर रिस्पॉन्ड करे, पेरेंट्स रिस्पॉन्ड करें, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी बन जाती है। और अगर उस क्यूरियोसिटी को रोक दिया जाए, इनकार कर दिया जाए, बताने से मना कर दिया जाए, या उसके ऊपर अपनी कोई नई लॉजिक दे दी जाए, तो वो फिर बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो एक तरह से डेड हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये आज का दौर इतना फेवरेबल है, इतना आसान है बच्चों के लिए अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आना या बनाना। मैं समझता हूँ कि ये बहुत, आज से 30 साल पुराना एंटरप्रेन्योर देख लें और आज का देख लें, बहुत फ़र्क है, बहुत आसानी है। लेकिन मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की हैं पाकिस्तान में। टीचिंग एड्स, मॉन्टेसरी किट, एजुकेशनल टॉयज़, ये मेरा पहला था ना स्टार्टअप, वो मेरा ये था कि मैं चूँकि शुरू से एजुकेशन से मेरी फैमिली का ताल्लुक है और मुझे रोड लर्निंग से सख्त उजलत थी, तो मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए पाकिस्तान में टीचिंग एड्स मुतारफ़ कराई। तो उस ज़माने में टीचिंग एड्स मुतारफ़ कराना या एजुकेशनल टॉयज़ मुतारफ़ कराना 30 ईयर्स बैक, तो मैं समझता हूँ वो और आज का ज़माना बड़ा आसान है, बहुत आसानी है। उस वक्त बहुत मुश्किलात थी कि एक एक प्रोजेक्ट के लिए आपको महीनों काम करना पड़ता था, और वो मोर देन 200 मैंने आइटम्स इंट्रोड्यूस कराई। क्लिक पर आपको हर चीज़ मिल जाती है, पूरा नॉलेज मिल जाता है, बनानी कैसे है, लेनी कहाँ से है, देनी कहाँ पे है। तो उस वक्त तो ऐसा नहीं था। तो मैं समझता हूँ बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो गई है। और मैं आपको ये भी अर्ज करूँ कि मैं खुद भी चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप अपने स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और मैंने एक स्कूल डेवलप किया जिसका नाम ही स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स है। तो उसमें बच्चों को 4 क्लास से हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना शुरू कर देते हैं। नहीं तो किस तरह पढ़ा रहे हैं? पढ़ाई में कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर आया जा सकता है? क्या सिलेबस में चीजें ऐसे लेकर आई जा सकती हैं? देखिए पैटर्न क्या है? 2 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट होता है, वेदर हमारा माइंडसेट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट है या हमारा जॉब वाला माइंडसेट है या जॉब ओरिएंटेड है। ये डिपेंड करता है फैमिलीज के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी, टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने बच्चे को क्या फीडबैक करना है, देना है। तो बच्चा जब आपका कॉन्सेप्ट लेता है, सुनता है, समझता है, तो वो खुद ही ये फैसला कर सकता है कि वेदर उसने एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है कि नहीं जाना। शुरू में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया आज से 1.5 साल पहले, तो बच्चों का बहुत कम इंटरेस्ट था। लेकिन कुछ बच्चों के कामयाब होने की देर थी। इस वक्त 400 बच्चे हैं जो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं। 400 बच्चे पढ़ रहे हैं और इतना अच्छा रिजल्ट है कि हमने ये जो प्लान बनाया था, मैं बाकी स्कूलों की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये कोई हमारी बड़ाई नहीं है, मैं पूरे दोस्तों को बताना चाहता हूँ। हमने जो ये प्लान बनाया था, हमने इसमें प्लान किया था कि हम वालिदैन से या किसी से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेंगे और बच्चे अपनी पॉकेट मनी को सेव करेंगे। अपनी जो ईदी मिलती है या जो और उनको ये ओकेजन्स पे पैसे मिलते हैं वो सेव करें और उससे फिर कोई प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट किया जाएगा और वो प्रोजेक्ट फिर आगे उसको बच्चे आगे लेके चलेंगे। तो वो बड़ा अच्छा 1 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट रहा। बच्चों ने 50 हज़ार तक इकट्ठा किया, 50,000 रुपया 1 साल में इकट्ठा करना। फिर उसकी कंपाउंडिंग सिखाई गई कि आपने उसकी कंपाउंडिंग कैसे करनी है, पैसों को बढ़ाया कैसे जाता है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है। ये सब चीज़ें हमने अपने स्कूल में सिखाई और साथ साथ फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर प्रॉपर हमने इसके 4 सेगमेंट्स बनाए कि एक जो है एजुकेशनल एंटरप्रेन्योरशिप है आपके पास, टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप है आपके पास, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आपके पास मौजूद है, ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप आपके पास मौजूद है। बहुत सारे आइडियाज हैं इसके अंदर। अब आप इसमें से फील्ड चूज कर लें कौन सी लेनी है आपने। जैसे सोशल जो है वो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, ये टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें फ्रीलांसिंग भी है, जिसके अंदर डिजाइनिंग स्किल्स भी आ जाएंगी, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट भी आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह एजुकेशनल एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप अपनी उम्र से छोटे बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दें, कोई टूल्स बना लें इस तरह के जिससे आप उन्हें पढ़ा सकें, कोई फ्लैश कार्ड्स बना लें, कोई आप एप्लीकेशन डेवलप कर लें ऐसी जिससे आप उनको पढ़ा सकें। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें आज मौजूद हैं, आज बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। वालिदैन, बच्चे, स्कूल, टीचर, प्रिंसिपल सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश यहाँ हुकूमत से ये हमेशा रहती है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, और आप हमेशा कामयाब रहती हैं मेरी गुजारिश को सुनने के बाद आपका प्रोग्राम चलता है कि वज़ीर तालीम भी जाता है, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है। शुक्र है अल्लाह का। मेरा ख्याल है हाईएस्ट स्कोर आपका है पूरे पाकिस्तान में जिनके प्रोग्राम सुने गए हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है। और मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मुझे उसमें मदऊ कर लेते हैं और मैं भी उसमें अपनी इनपुट दे पाता हूँ। मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि देखें जो इस वक्त गवर्नमेंट चाहती है ना कि हमारी यूथ ऑर्गेनाइज हो जाए, हमारी यूथ हमारे कंट्रोल में आ जाए। इस वक्त हमारा एक मेन मकसद ये है कि हमारी यूथ को लोग समझते हैं शायद ये स्कैटर्ड हो गई है और हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूथ आपके कंट्रोल में आ जाए, एथिकल हो जाए, ठीक है, डिसिप्लिन्ड हो जाए और फोकस्ड हो जाए, ठीक तो है। सबसे आसान हल है उसको उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लगा दें, उस तरफ ले जाइए। मेरी इसमें ये भी गुजारिश है कि जो हमारे छोटे बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं, हमने उनको फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सिखाया जरूर, लेकिन वो कितना फाइनेंस मैनेज कर लेंगे? 10,000, 15, 20 ये भी बहुत है मेरे लिए, मैं समझता हूँ बहुत है। लेकिन हुकूमत को ऐसे प्रोजेक्ट निकालने चाहिए कि इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि हम आपको इतना लोन देते हैं, आप हमारे पार्टनर बने, गवर्नमेंट को पार्टनर बनाएं और हमारे साथ पार्टनरशिप करके आप अपना जो भी लॉन्च करना चाहते हैं प्रोजेक्ट वो लॉन्च करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है जनाब। आज कुछ हटके हमने अपना शो डिज़ाइन किया, ये सेगमेंट आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया कि ठीक है बच्चे इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, बाकी भी फील्ड में जा सकते हैं, वो भी अच्छी फील्ड्स हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने वो जो कहते हैं ना कंफर्ट लेवल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जाना चाहिए। इसका भी बहुत स्कोप है, पूरी दुनिया जो है ना इसकी तरफ जाती जा रही है और इसमें आप मेरे ख्याल से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। हमारे साथ रज़ा और रहमान साहब मौजूद थे, एजुकेशनिस्ट हैं। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप आए इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं और सबसे पहले हमने बात करनी है जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर ट्रैफिक सिग्नल्स पर रश और लंबी कतारों का मौसर और जदीद हल निकाल दिया गया है और वो हल ये है कि पैदल चलने वालों को हिफाजत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए पेलिकन सिग्नल्स की तनसीब की जाएगी। और ये पेलिकन सिग्नल्स हैं क्या, किस तरह इनकी तनसीब होगी, कहाँ कहाँ पर होगी, ये भी आपको बताएंगे। बताइए जा रहा है कि यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर जो है ना लाहौर में अब जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एक जो है मुतारिफ करवाया जा रहा है, इस पर बात करनी है। उसके बाद जो सेकंड स्टोरी है कि ना मंसूबा शुरू हुआ, ना अराजी की ख़रीदो फरोख्त की इजाज़त मिली है। क्रीम ब्लॉक के मकाम पर अंडरपास और फ्लाईओवर की तामीर का जो मंसूबा है वो इल्तिवा का शिकार होता जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और भी दो स्टोरीज़ हैं जिनको हम इन डिस्कशन लेकर आएंगे। इस पर बात करने के लिए ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ैन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि सिग्नल्स पर जो रश बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल नहीं रही है और उसको मैनेज करने के लिए जदीद तर्ज पर कुछ कह लें कि एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। पेलिकन सिग्नल्स क्या है? ये पेलिकन सिग्नल्स जो लाहौर की सड़कों पर रश कम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए था कि लाहौर की सड़कों पे सिग्नल रह कौन से गए हैं। हाँ, लाहौर तो सिग्नल फ्री बन गई है, लाहौर की 90% जो शाहराह हैं उनको तो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स में तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ एक ही मरकजी शाहराह है मॉल रोड जहाँ पे सिग्नल बाकी रह गए हैं। तो वहाँ पे फैसल चौक के मुकाम पे जो ओल्ड पंजाब असम्बली की बिल्डिंग है उसके सामने ये पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल भी किया गया। अच्छा। ये पेलिकन सिग्नल है क्या? अब बुनियादी तौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर सड़क क्रॉस करने के लिए जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो मखसूस बटन लगा दिए जाते हैं कि जैसे ही कोई पेडिस्टेरियन वहाँ पर पहुँचता है तो वो उस बटन दबाकर इंडिकेट करता है कि मैं सड़क को क्रॉस करना चाहता हूँ। फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो ट्रैफिक सिग्नल है उसको ये सिग्नल मिलता है कि अब उसने रेड होना है और जो वो पेडिस्टेरियन है वो सड़क क्रॉस कर लेगा। और जब वो सड़क क्रॉस कर लेगा तो उसके बाद दूसरे एंड पे भी एक बटन मौजूद है जिसको जाके प्रेस करना है और बताना है कि मैंने ये सड़क क्रॉस कर ली है। ये बेसिकली एक पूरा पेलिकन सिग्नल का मॉडल है जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ पे इसको कुछ मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यहाँ जब एक पेडिस्टेरियन ने हमारी सिविलाइजेशन का ये लेवल है कि जब हमने एक तरफ से बटन प्रेस करके दूसरी तरफ पहुँच गए तो वहाँ पे जाके फिर हम भूल गए, वहाँ पे जाके फिर हमें कोई सरोकार बटन करके उसको ग्रीन भी करना हमारे फिर यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर वो खुद ही उसका 10 सेकंड या 15 सेकंड का इन्होंने जो टाइमर है वो रखा है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा इसमें मैनेजमेंट ये है कि ये किसी भी एप्लीकेशन से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस पीक आवर्स हैं और उस वक्त जो ट्रैफिक काउंट है वो बहुत ज़्यादा है
किसी एक तरफ जाने के लिए, फॉर इंस्टेंस हाई कोर्ट से या वकला की अदालतें बंद हुई हैं और वो उसके बाद मॉल रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त वो पीक आवर्स में शामिल होगा, तो इसका जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया जा सकता है। फिर इसकी तमाम जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनके ज़रिए मॉनिटरिंग की जाएगी, एक सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से भी ये ठीक है। और दूसरा जो पंजाब हुकूमत का ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, उस ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट में भी ये अपना हिस्सा शामिल करेगा। ये दिखने में भी खूबसूरत नज़र आता है। वैसे रूटीन में इससे पहले सिग्नल देखे गए हैं कि वो ब्लैक कलर का एक सिग्नल होता है, उसका जो बॉडी ब्लैक कलर की होती है, ये येलो कलर का जो सिग्नल है वो मुतारफ करवाया गया, तो देखने में भी ये खूबसूरत नजर आता है। भी चेंज होंगे पूरे? हाँ, पूरे सिग्नल चेंज होंगे, ये पूरा एक सिस्टम है। और इसके साथ जो लाइट्स हैं वो भी लगाई जाएंगी और रात के वक्त वो इंडिकेट करेंगी कि कौन सा रास्ता पेडिस्ट्रेरियन के लिए है, कौन सा यू टर्न है, कहाँ से ट्रैफिक ने स्ट्रेट जाना है। और जो हुकूमत का इस वक्त एक कैंपेन चल रही है ट्रैफिक को नज़्बो ज़ब्त में लाने के लिए, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, इसके ज़रिए चलान भी किए जा सकेंगे। जो एक इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट बनाया है और उसका फीडबैक सही आ रहा है, उसकी यूजेज सही है, लोग यूज़ कर रहे हैं उसको कि नहीं कर रहे हैं? उसका फीडबैक तो मुनीबा अभी आना शुरू हुआ था कि पंजाब असम्बली के मुकाम पे ये फैसल चौक मॉल रोड पे एहतजाज एक मजहबी जमात की तरफ से शुरू हो गया, तो उन्होंने इस पेलिकन सिग्नल का बेड़ा गर्क कर दिया, सारा तोड़ के रख दिया। जो वहाँ पे ये येलो सिग्नल, ब्लैक सिग्नल, कोई लाइनें, कोई लाइटें लगी हुई थी, वो सब उखाड़ उखूड़ के ले गए। अभी ये दोबारा इन्होंने इसको दोबारा ठीक किया। देखें, बात ये है कि एहतजाज करना एक जमहूरी हुकूमत का हुस्न होता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आपने कोई स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ लगाई है या आपने अपने शहर को, अपने मुल्क को खूबसूरत करने के लिए या सहूलत देने के लिए कोई चीज़ लगाई है तो उसको नुकसान पहुंचा दिया जाए। देखें, ये पेलिकन सिग्नल का कॉन्सेप्ट कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो अब एक जगह पे पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया, उसके बाद उस मजहबी जमात के लोगों ने, जो भी एक सियासी पार्टी थी, उन्होंने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। इन्होंने दोबारा अब उसको रीवैम्प किया है और अब इसी मॉडल को लाहौर में 20 मुकामात पर नाफिज किया जाएगा। फिर वो आपको चलान फिर होगा, फिर जुर्माने भरने पड़ेंगे, तो फिर ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हम डिसिप्लिन इख्तियार कर ही लेते हैं। अच्छा, दूसरी स्टोरी पर चलते हैं। जैन, क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर और अंडरपास का मंसूबा है, काफ़ी अरसे से शुरू होना था, वो होना ही था, अभी तक शुरू नहीं हुआ, इल्तिवा का शिकार हो गया है। कि क्या वजह है इसकी? क्रीम ब्लॉक, अंडरपास और फ्लाईओवर का जो मंसूबा है, अगर ये कहा जाए कि शैतान की आंत बनता जा रहा है तो गलत ना होगा। बुज़दार साहब का दौर था जब इस मंसूबे का कॉन्सेप्ट सामने आया कि क्रीम ब्लॉक के मुकाम पे अंडरपास और फ्लाईओवर बनाया जाए, और इसको बनाने का मकसद ये था कि फ़िरोज़पुर रोड को वाया मौलाना शौकत अली रोड मोटरवे के साथ कनेक्ट किया जाए और रास्ते में किसी जगह पे कोई पेलिकन सिग्नल या दूसरा सिग्नल मौजूद ना हो। उसकी वजह यह है कि जो फ़िरोज़पुर रोड के बासी हैं, उनको मोटरवे पे जाने के लिए या शहर से एग्ज़िट लेने के लिए काफ़ी एक लंबा चक्कर काटना पड़ता है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट था ताकि फ़िरोज़पुर रोड, गुलबर्ग, कैंट के लोग उस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को यूज़ करके मोटरवे तक पहुंच सकें। अनफॉर्चुनेटली वो भी शुरू नहीं हो सका। इसी तरह सोचा ये गया कि यहाँ से जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। फिर उसके बाद जब हाई कोर्ट में स्मोक के हवाले से रिपोर्ट सबमिट की गई तो उसमें भी ये बताया गया कि ये जो क्रीम मार्केट और क्रीम ब्लॉक का एरिया है, यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव रहने की वजह से जो स्मोक है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर ये प्लान किया गया कि यहाँ पे फ्लाईओवर और अंडरपास बना दिया जाए ताकि जो ट्रैफिक है वो स्मूथ हो जाए। अब बुज़दार साहब ने इस मंसूबे को मंजूर किया, अमल ना हो सका। फिर उसके बाद परवेज़ लाई साहब ने इस मंसूबे को मंजूर किया, अमल ना हो सका। मोहसिन नकवी साहब का निगरान दौर आया, उसमें ये मंसूबा मंजूर हुआ, अमल ना हो सका। मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इनके दौर इक़्तिदार में 2 मरतबा बजट में ये मंसूबा पेश किया गया, दोनों दफ़ा नोट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में इसको शामिल कर लिया। होता है इस वजह से कि बुज़दार सरकार का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कोई और वजह? देखें, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तरजीहात फ्लाईओवर और अंडरपासेस बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था। तो फिर क्या है तरजीहात? पेडिस्ट्रेरियन जोन। अच्छा, आपका बहुत वैलिड ये क्वेश्चन है।
गवर्नमेंट कहती है कि पेडिस्टेरियन जोन बनाए जाएं। गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज में लोग जॉगर्स पहन के पैदल वॉक करने को तरजीह देते हैं, इसी तरह इस शहर में भी हो। अब आप देखें कि ये जो पेलिकन सिग्नल प्रोजेक्ट, ये भी इसी चीज की गुमाजी करता है कि पेडिस्टेरियन जोन। नीला गुंबद के मुकाम पे पार्किंग प्लाजा, आप गाड़ी वहां पे पार्क करें और उसके बाद पैदल चलते हुए आगे जाएं। उसके बाद नासिर बाग के मुकाम पे पार्किंग प्लाजा, वहां पे गाड़ी खड़ी करें, सामने जिला कचहरी, सिविल सेक्रेटेरिएट, आप वहां पर पैदल जाएं। दाता दरबार रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट, वहां पे साथ में जो पार्किंग स्पेस है वो दी जा रही है कि लोग पैदल सफर करें। उसके बाद अकबरी मंडी और अंदरून शहर में जो पार्किंग प्लाजाज के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी यही मकसद है। हुकूमत फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल, जहाँ पे फुटपाथ को अपग्रेड किया गया। फुटपाथ अपग्रेड इसलिए किए गए कि लोग पैदल चलें। तो हुकूमत का इस वक्त जो ज़्यादा फोकस है वो पेडिस्टेरियन जोन बनाने के ऊपर है। तो इसलिए इस हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि या इनको ये तंज करना कि ये बुज़ार साहब का प्रोजेक्ट है इसलिए नहीं मुकम्मल कर रहे, तो शायद मैं समझता हूँ कि आज के दिन में ये नाइंसाफ़ी होगी। हाँ, अगर 2026, 2027, 2028 में इस मंसूबे को ना शुरू किया गया तो फिर इसके ऊपर कई सवालात जन्म लेंगे। मतलब ये वाला जो मंसूबा नहीं बन रहा है, अल्तवा का शिकार हो रहा है, वो सिर्फ इस वजह से कि अभी जो हुकूमत की तरजीहात है वो पेडिस्ट्रेनियन जोन्स बनाने में है। ब्रिजेस और अंडरपासेस फ़िलहाल वो इस साइड पर नहीं आ रही है, तो सिर्फ इस वजह से ये वाला जो मंसूबा है ये शुरू नहीं हो पा रहा है, अल्तवा का शिकार हो रहा है। अच्छा, अगली स्टोरी पे हम आ जाते हैं। सिग्नल्स का हवाला हमने दे दिया, उसके ऊपर हमने बात कर ली है। आजकल सुबह सुबह जब हम निकल रहे होते हैं, मैं भी जब सुबह आ रही होती हूँ तो बहुत हैवी ट्रैफिक हमें मिल रही होती है, चौक हुई हुई होती हैं सड़कें भी, और ख़बरें भी आ रही होती हैं, आप लोग खबरें भी दे रहे होते हैं। क्या वजह होती है? एक्सीडेंट्स कुछ ऐसे हम देखते हैं सड़कों पर जिसकी वजह से चौक हो जाती है, तो क्यों नहीं मैनेज किया जा रहा, और इसके पीछे क्या अंडरलाइन रीजंस बताई जा रही हैं कि मैनेज नहीं है हमारी ट्रैफिक? देखिए मुनीबा, हमेशा जो हुकूमतें आई उन्होंने आके नए प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिए। एग्जिस्टिंग के ऊपर तवज्जो कम दी गई। बारहा इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी जो हुकूमत है वो उनकी अच्छी प्लानिंग है कि वो जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर का जो 3300 किलोमीटर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदहाल है। अगर ये कहा जाए कि ये अप टू द मार्क है तो ये सरासर गलत होगा। उसमें से तकरीबन 1574 किलोमीटर तवील सड़कें हैं जिनको हम मरकज़ी शाहराहें कहते हैं, जिनके ऊपर ये जो हैवी ट्रैफिक है वो चलती है। बट अभी तो हमने बात की जैन के 90% तो हमारी सड़कें जो वो कॉरिडोर फ्री हो चुकी हैं, और सिग्नल कॉरिडोर सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन चुकी हैं। हाँ, तो उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम है। हाँ, उस सिग्नल फ्री कॉरिडोर होने से मुराद ये है कि वहाँ पे जो सिग्नल्स हैं उनको ख़त्म करके प्रोटेक्टेड यू टर्न बना दिए गए। लेकिन इस सर्दी और फोग के मौसम में जब रात को लाइटें नहीं चलेंगी तो वो जो अनट्रेन्ड ड्राइवर हैवी व्हीकल लेके रात 11 से लेके सुबह 6-7 बजे तक लाहौर की सड़कों पे दंदनाते फिर रहे हैं, उनको तो किसी ना किसी कानूनी ज़ाब्ते में लेकर आना है। गाड़ियों को भी आप फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनको मतलब लोगों को मारने का सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं। लोगों को मारने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। और उसके बाद जो इंसानी जान का ज़या होया उसका तो किसी भी तरह कोई मुतबादल नहीं है। तो उसके बाद जो सड़कों का नुकसान होता है, क्या किसी भी ट्रांसपोर्टर से कभी उसकी रिकवरी की गई? अब जब कोई भी गाड़ी का किसी भी जगह पे एक्सीडेंट होता है तो वो जो सड़क है उसको भी साथ में रोनती हुई जा रही होती है, वो सड़क को भी वहाँ से उखाड़ देती है। उसके बाद फिर जो करोड़ों रुपए हैं वो सड़क को ठीक करने के ऊपर लग जाते हैं। तो आप पहले ही इसकी प्रिकॉशंस लें, पहले ही देखें। ये जो हैवी व्हीकल्स होती है ना, मैं आपको इसका सिस्टम बताता हूँ कि लाहौर के जो 7 से 8 दाखिली और खारजी रास्ते हैं ना, वहाँ पर रात 9 बजे से ये लगना शुरू हो जाती हैं और 11 बजे तक ये कितारों में लगी होती हैं कि 11 बजे हमें शहर के अंदर दाखिले की इजाज़त मिल जाएगी। आपके पास कितना अच्छा सोल्यूशन है कि उस वक्त इन तमाम को चेक कर लिया जाए कि क्या इनके फिटनेस सर्टिफिकेट पूरे हैं। क्या जो हमने वेट के हवाले से एक कानून बनाया है कि एक जो 10 व्हीलर्स है या 12 व्हीलर्स है या 24 व्हीलर्स है उसके ऊपर उतना वेट अलाउ होगा, क्या ये उस वेट के मुताबिक है? उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ बहुत माजरत के साथ ये ट्रैफिक वार्डन्स हैं,
जो दूसरे ट्रैफिक पुलिस का अमला है ये हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं, उस वक्त सिर्फ इनको एक जल्दी होती है कि कोई और आके चलान ना कर दे, हम सारे के सारे चलान कर दें। वो इस तरह लाइन में 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के चलान पे चलान कर रहे हैं। चलान की जरूरत नहीं है इस शहर को। देखिए मरियम नवाज की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैनेज करने की कोशिश करें कि ट्रैफिक को किस तरह मैनेज करना है। अगर एक रूट बंद है तो उसका मुतबादिल प्लान क्या होना चाहिए और लोगों तक वो प्लान पहुंचाएं ताकि ये जो चोकिंग पॉइंट्स हो जाते हैं ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक जैम हो जाती है, सुबह जो पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही होती है ट्रैफिक, तो इसको मैनेज करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस जो है ना वो चलान की तरफ हो। दूसरा तरक्याती कामों के हवाले से हम बात कर रहे थे, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम सब इस्लाम के कायल तो हैं, इस्लामी पोस्ट भी करते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं इस्लाम के हवाले से और हर मौके पर दीन की बात भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही इस्लामी है? आज का अलमिया ये है कि हम अक्सर दीन को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए याद करते हैं। क्या हम वाकई अल्लाह की रज़ा चाहते हैं या सिर्फ अपनी सहूलत, अपनी शिनाख्त और अपने मुफाद के लिए दीन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं? क्या हमारी जो इबादत है, हमारा इखलाक और रवैये हमारी पोस्ट और हमारे दावों के मुताबिक हैं या हम सिर्फ दावेदार हैं, अमल से कोसों दूर हैं? आज इसी मौजू पर हम गौर करेंगे और ये देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम हकीकी मुसलमान हैं या सिर्फ इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम इस्लाम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस पर हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए मुफ्ती बहराम शाहिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और साथ ही साथ हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बहराम साहब, आप ही से स्टार्ट करूंगी। आज हमने इस्लाम को अपने फ़ायदे के हवाले से क्या उसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो क्या आपको लगता है हम इस्लाम को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगियों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निशावर हो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी जमी आल और जमी असहाब पे। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि लिखते हैं, चूँ में गोयम मुसलमानम बलरज़म के दानम मुश्किलात ला इला, कि मैं जब कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं एक लम्हे के लिए काँप जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का नाम इस्लाम नहीं, इसके तकाज़ों पर अमल करने का नाम इस्लाम है। कुरान पाक देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो ईमान लाओ। अब सवाल तो ये है जो पहले ही ईमान वाले हैं वो कैसे ईमान लाएं? अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालो इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जो पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं वो कैसे दाखिल हो जाओ? मतलब क्या कि ए वो लोगो जिनकी ज़बान पर तो इस्लाम आ चुका लेकिन उनके दिल में अभी इस्लाम दाखिल नहीं हुआ, वो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाएं। ठीक है। हम ये समझते हैं कि दीन का ताल्लुक़ सिर्फ मस्जिद की हद तक है या ईद की नमाज तक है, जुमे की हद तक है, हालांकि नहीं, ऐसा नहीं है। दीन जो है वो इंसान की आम सादा ज़िंदगी, ठीक है। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है कि दुनिया की भलाई भी दीन का हिस्सा है, आखिरत की भलाई भी दीन का हिस्सा है। दीन इस्लाम बंदे के हर पहलू को एड्रेस करता है, हर चीज़ से वो गुफ्तगू करता है। आम बंदा ये समझता है जिसने बड़ी तस्बीह पकड़ी हुई है, जिसने 10 उंगलियों में 20 अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, को मनके पहने हुए हैं, वो दीनदार है, बाकियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा नहीं है। जबकि दीन पर अमल करने के लिए इंसान के दिल से उस सबसे पहले इस बात को समझे, मैंने इस पर अमल करना। मिसाल के तौर पे बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे, हज़रत बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्हें उनके किसी मुरीद ने तोहफे में ना खरबूजे दिए, अपने इलाके की सौगात लाया। तो वो खा नहीं रहे, उन्होंने सुबहान अल्लाह कहा, उसे स्मेल किया, मीठी खुशबू थी, रख दिया।
तो वो कहने लगा हज़रत जी आप खाएं तो मुझे भी सुकून आए कि मैं तोहफ़ा लाया हूँ, मुझे तसल्ली हो जाए। तो फरमाने लगे मुझे पता है कि खरबूजा खाते हैं, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं जानता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाया था तो कितना खाया था और कैसे खाया था। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल ने जब ये चीज़ पढ़ी तो आप भी हैरान हुए। क्या बात है। वो कहते हैं कामिल बुस्ताम दर तकलीद फ़र्द के इज्तिनाब अज़ खुर्दन खरबूजा कर, कि दीन मैंने सीखा है तो उन लोगों से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में कामिल हैं, जो सिर्फ दिखला नहीं रहे कि हम मुसलमान हैं, वो अमल करके दिखा रहे हैं। आज बर्रे सग़ीर पाको हिंद जहाँ हम बसते हैं, हम इस्लामी घराने में पैदा हुए, ये उन लोगों की मरहून मिन्नत है जिन्होंने अपने कौल से नहीं अपने किरदार से ये साबित किया कि वो मुसलमान है। बिल्कुल। और देखे ना इस्लामी पोस्टें लगाने वाले सुबह सुबह, ये अजीब ट्रेंड है। एक आदमी महीने में एक दफ़ा उठ गया फजर के लिए, हाँ। वो स्टेटस लगा रहा है जी आप भी उठ जाएं फजर के लिए। जो पहले ही सोया हुआ है वो मैसेज पढ़ के थोड़ी उठेगा। हाँ, बिल्कुल। दर हकीकत वो ये बता रहे हैं कि हम उठ गए हैं। हालांकि इस तरह से नहीं मामला होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रियाकारी से महफूज रखे। रियाकारी को शिर्क कहा गया है, जो दिखलावा करता है ये शिर्क है, क्योंकि वो समझा ही नहीं अल्लाह के लिए अमल का माना क्या है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए बंदा मुसलमान जो है ना, बंदा मोमिन जो है, वो अल्लाह के लिए अमल करता है खुलूस से, लिल्लाहियत से। कुरान ने वाज़े तौर पे कहा अल्लाह की इबादत करो मुखलिसीन अला होते, खालिस होकर। खालिस होने का माना क्या? कुरान ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया कि खालिस चीज़ क्या होती है, और खालिस चीज़ को समझाने के लिए अल्लाह ने दूध की मिसाल दी। और हमारे यहाँ मिलावट का जिक्र करें तो दूध ज़हन में सबसे पहले आता है। सूरह नहल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि चुपायों के अंदर अल्लाह ने तुम्हारे लिए नेमतें किस कदर रखी हैं। अल्लाह फरमा रहा है देखो कि खून और गोबर के दरमियान से खालिस दूध आ रहा है। और खुलूस का माना किया कि उसमें ना गोबर की स्मेल आ रही है ना खून का रंग आ रहा है। क्या बात है। मिन बैनी फरथिन वदमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबिन, कि इंसान मुतज़ाद चीज़ों के दरमियान से इस तरह गुजर जाए कि उसे दाएं और बाएं की कोई आमेज़श, कोई मिलावट जो है वो महसूस ना हो। और हम बसा औक़ात ये समझ रहे होते हैं कि ये वक्त का हिस्सा है, ये ट्रेंड है, दुनिया को दिखाना है, सारे दिखा रहे हैं, एक्सेप्ट करना ही करना है। हाँ जी, सारे दिखा रहे हैं। देखा देखी जो काम होता है ना वो ठीक नहीं होता। अल्लाह की रजा के लिए काम होगा तो इंसान दिल से जो है वो मुसलमान होगा। बेशक ऐसे ही है। अच्छा शफीक साहब, शफीकुर रहमान साहब, हमें ये लगता है कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं तो हम मुसलमान ही हैं, लेकिन मुसलमान, जैसे बहराम साहब ने भी कहा कि मुसलमान होने के भी तकाजे हैं, दीन के भी तकाजे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दीन को तभी याद करते हैं जब हम अल्लाह की तरफ तभी माइल होते हैं, रागिब होते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तब हमें अल्लाह याद आता है, तब हमें अपना दीन याद आता है। तो ऐसा क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात की जाए दीन इस्लाम फितरती दीन भी है, दीन समाजी भी है, दीन अखलाकी भी है, दीन इनफरादी और इज्तिमाई भी है। जिस वक्त तक आपका नज़रिया ईमान और नज़रिया इस्लाम दुरुस्त नहीं होता उस वक्त तक ये मसाइल चलते रहेंगे। सबसे पहले ये है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मुतल्लिक़ आता तअल्लमनल ईमान क़ब्ल अन नतअल्लमल कुरान। हम कुरान सीखने से पहले ईमान सीखा करते थे, और जिसने रब जीता उसने सब जीता। हमारे लोग जो मफाद का दीन है, वक्ती दीन है, हालात का दीन है, और इसी तरह खुशी का गमी का दीन है, इस तरह नहीं। कुरान करीम ने इस तरीके से हमें रहनुमाई किया है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। अब उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा का मतलब है पूरा जिस्म पूरे दीन में दाखिल कर दो। एक है कि आधा जिस्म आधे दीन में दाखिल करना है, और एक है पूरा जिस्म पूरे दीन में दाखिल करना है। ठीक है। और शुरू जो करता है इस्लाम आपके दिल से करता है। कुरान करीम का पहला खिताब इंसान की पूरी बॉडी को नहीं है, उस इंसान के जिस्म के टुकड़े दिल को है। मसलन ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान ने बयानिया दे दिया कि देखो दुनिया में किताबे ला रैब सिर्फ किताबुल्लाह है, और इस पे जो भी अमल करेगा ईमान लाएगा वो कामयाब है। आगे जो फरमाया मुत्तकीन उसके लिए हिदायत का सरचश्मा है। और मुत्तकी किसको कहते हैं, 3 सिफतें बयान की और आगे कामयाबी की डिग्री दे दी। फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मतलब क्या है कि जो कल्बे इंसानी वो अल्लाह के ताबे हो जाए। युकीमून सलाता, बदने इंसानी अल्लाह के ताबे हो जाए। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, माले इंसानी अल्लाह के ताबे हो जाए। कल्बे इंसानी, बदने इंसानी, माले इंसानी जब अल्लाह के ताबे हो जाए ना, तो
ये मुनीबा ये बातें रहती नहीं है कि कौन कितना मफाद का और कौन कितना दीन को किस तरह ले रहा है। और कुरान करीम ने एक दो आयात बहुत उसूली बयान की हैं। फरमाया ईमान में दाखिल होने के बाद एक तो उसूल यह है कि इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, जिस तरह डरने का हक है उस तरह डर के दिखाओ। अगर ये नहीं ना कर सकते तो एक दूसरा उसूल बयान किया, फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, कम अज़ कम मजदूर अपने लेवल पे ईमान पे दाखिल हो जाए, जाहिल अपने और पढ़ा लिखा अपने, छोटा अपने और बड़ा अपने लेवल पे ईमान पे दाखिल हो जाए। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, कम अज़ कम मेरी जितनी सकत है, मेरी जितनी इस्तिताअत है, मेरी जितनी कुव्वत है, मैं उतना तो उससे बचूं। मैं हलाल हराम की तमीज़ करूं, मैं हुकूक फ़राइज़ का फ़र्क करूं और इसके साथ साथ मैं ईमान को सामने रखूं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मुतल्लिक़ आता है कि वो 8-8 साल में सूरत बकरा सीखते थे। और एक तो जुमला ये है कि मुफ्ती साहब ने जैसे बहुत प्यारी बात की, उसमें से एक बात ये भी है कि हमारे ये बाकायदा तालीम दी जाती है कि आप बच्चों को कुरान सिखा दो, ठीक है, कुरान बच्चों को जहान खुद ही सिखा क्या देगा। बात है, क्या बात है। हम अपने बच्चों को ना कुरान सिखाते सिखाते। हैं, कुरान उस तरह नहीं सिखाते जैसे जहान सिखाता है। कुरान कोई मेरी किताब नहीं है, मसलकी किताब नहीं। और एक जुमला और बोलता हूँ, ए काश कि हमें जिसने भी पढ़ाया अपना मसलक और मकतब पढ़ाया, ए काश कि हमें ऐसा अल्लाह उस्ताद, ऐसा मुरब्बी मुअल्लिम दे दे जो हमें इस्लाम पढ़ाए, हमें ईमान पढ़ाए, हमें मुसलमान पढ़ाए। हम ये है कि जब इस्लाम पढ़ते हैं तो यकीन करें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के मुतल्लिक़ आता है कि फिर एक है कि दीन को अपने ऊपर कुर्बान करें और एक है कि दीन के ऊपर अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान कर दे। सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतल्लिक़ आता है कि अल्लाह के रसूल ने जिस वक़्त माल की, औलाद की, अफराद की इस तरह आवाज़ लगाई कि अफराद की ज़रूरत है जंगी हालात में, तो ये बुढ़िया एक छोटा सा बच्चा दूध पीता हुआ ले आई, कहने लगी कि अल्लाह के रसूल ये आपकी खिदमत में पेश है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खनसा ये किस काम? फरमाया अल्लाह के रसूल मैं जानती हूँ ये आपके दाएं बाएं खड़ा होकर तीर रोक और कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम तीर चला नहीं ना सकता, आपकी तरफ उठने वाला एक तीर उसको बतौर ढाल रोक तो सकता है कि नहीं। लोग माल कुर्बान कर देते थे। एक वाक़या और बहुत अंदा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक दरख्त जो ये खरीद के इस सहाबी के लिए आसानी पैदा फरमाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत का एक खजूर का दरख्त उससे अता कर देगा। तो वो एक खजूर के बदले में दूसरा वो माना नहीं जिसने सौदा करना था, घर में आता था। तो एक सहाबी रसूल कहने लगे कि अल्लाह के रसूल अगर मुझे इजाज़त हो कि ये ऐलान अगर मेरे लिए भी है कि जो ये दरख्त खरीदेगा मेरे लिए भी वो जन्नत का दरख्त मुझे भी मिलेगा, तो मैं इससे थोड़ी सी बात चलाऊँ ना। तो अल्लाह के रसूल ने जिस वक्त उसको इजाज़त दी, आप हैरान होंगे कि उसने कहा कि एक दरख्त के बदले 10, 100, 200, 300, मेरा सबसे कीमती बाग 600 जो ना वो दरख्तों का बाग है बड़ा अच्छा, तो ये ले लो। कहा कि ठीक है। आप अंदाज़ा करें कि जिस वक्त 600 फलों का ये पूरा दरख्त वाला बाग वो सौदा किया तो दरख्तों के अंदर, बाग के अंदर नहीं गए, अंदर से बाहर से आवाज़ दी, कहा कि अल्लाह की बंदी अपनी बीवी बच्चों को कहा कि तेरे हाथ में जो फल है वो फल भी उधर रख दो और इसी तरह वापस आ जाओ। वापस आई ना तो उस वक्त आखिरी जुमला इसी के मुतल्लिक़ कहा कि अल्लाह के बंदे क्या मसला है? कहा कि मैं जन्नत की एक खजूर और एक दरख्त के बदले 600 का सौदा कर आया हूँ। तो उन्होंने पता है क्या जुमला बोला? कहा कि इतना कीमती सौदा इतने हल्के सौदे में कर आए हो। क्या बात। 600 दरख्त देते वक्त उनको कोई परेशानी नहीं होती। मफाद का दीन होगा ना तो हर जगह मफाद लेंगे। हम अपना मफाद देखेंगे, हम दीन नहीं देखेंगे कि क्या हर जो गलत अमल है उसे सिर्फ अच्छी नीयत से दुरुस्त किया जा सकता है? देखें जी, ये कैसे हो सकता है कि गलत अमल करते हुए नीयत अच्छी हो? हाँ, कुछ इसकी इस्तिस्नाई सूरतें हैं, ठीक है, और उसमें भी मेरा दखल नहीं, वो सूरतें भी हमें शरीयत ने दी। मिसाल के तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि दो लोगों के दरमियान झगड़ा ख़त्म करने के लिए अगर किसी को फ़िलहाल खिलाफ़ वाक़े बात करनी पड़े, इसको हम झूठ नहीं कहेंगे, खिलाफ़ वाक़े बात करनी पड़े, तो उसकी गुंजाइश है मियाँ बीवी के दरमियान सुलह कराने के लिए जिससे मसलहत हो,
ठीक है। जिसमें मसलहत हो। असल में मसला ये है कि बाज़ औक़ात इंसान सच बोलता नहीं, सच उगलता है। सच उगलने में और सच बोलने में बड़ा फ़र्क होता है। तो अल मुख्तसर ये बात है कि हमारी अक्ल क्या कहती है ये नहीं, मुझे क्या लगता है ये नहीं, मुझे ये समझ आ रहा है ये नहीं। शेर खुदा फरमाते हैं हैदर करार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप कहते हैं कि अगर दीन को समझना का मेयार अगर अकल हो तो मैं हुक्म दूं मसा मोजे के ऊपर नहीं नीचे करना है, क्योंकि ज़ाहिरा आलूदा तो नीचे वाला हिस्सा होता है। तो दीन जो है ये अकल वाली चीज़ नहीं है। वही अल्लामा इकबाल की बात के बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बामबी, इंसान खाम है। और उसके लिए उसे सूरह फातिहा में बार बार क्या दुआ सिखाई जा रही है, उन लोगों का रास्ता जो इनाम याफ्ता है। क्यों? प्रैक्टिकली लाइफ उनकी मशअल राख इसलिए कि उन्होंने समझ कर करके बताया कि दीन इस चीज़ का नाम है, इबादत अल्लाह की, इताअत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मिसाल के तौर एक बंदा मस्जिद जाए, वो कहे जी फजर की 2 रखते हैं लेकिन मैं 4 पढ़ाता हूँ, सवाब ज़्यादा होगा। कतन ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से बढ़ने की इजाज़त नहीं। अच्छा शफीक साहब, दीन तो बड़ा आसान है जिस तरह हमें बताया जाता है, लेकिन फिर भी हम मुसलमान होने के बावजूद भी उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि दीन इतना मुश्किल है कि हम उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते हैं। आज के दौर की अगर बात कर ली जाए तो यही परसीव किया जा रहा होता है। हमारा यंग जो बंदा है, यंगस्टर्स हैं, वो यही कह रहे होते हैं कि जी शायद दीन बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसलिए हम उसकी तरफ राग़िब नहीं हो सकते हैं। तो क्या हम सिर्फ सच्चे मुसलमान हैं या फिर सिर्फ दावेदार हैं मुसलमान होने के? जी, कुरान करीम की आयत भी है, हदीस भी है, दीन युसर, दीन आसान है। और इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ असल दीन इस्लाम है। आप ना दीन को मार्केट से तलाश ना करें, दीन को अपनी अकल, जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि अकल, लॉजिक, फितरत और इस तरह की थ्योरियों पे और कुलिये और उसूलों पे ना लें। आपको कुरान करीम और हदीस मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ आपकी कैटेगरी करता है। मतलब ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब हम सोचेंगे ही दीन के बारे में और फिर उसके ऊपर हम अमल दरामद भी ज़रूर करेंगे। मसला यहाँ पर आ जाता है कि हम पोस्ट कर रहे होते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर स्टेटस वगैरह लगा रहे होते हैं दीनी बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हम उस दीन को शामिल नहीं कर पा रहे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। देखें, हमने ना दीन को ट्रेंड बना लिया, हालांकि दीन को दीनी उलूम से, अब देखें एक जुमला बोलता हूँ, दीन सीखो दीनी उसूलों से। दीन को दीनी उसूलों से सीखेंगे, आप यकीन करें कि इतना आसान है दीन के, उसके ऊपर अमल करना कोई मुश्किल नहीं। आप दुनिया का अच्छा दीनदार भी बन गए, आप दुनिया के अच्छे दुनियादार भी बन गए। एक वक्त में आप दीन के भी सिपा सलार बन जाएं, आप दुनिया में भी सिपा सलार बन जाएं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि दौलत उस वक्त बेकार है जब ईमान से खाली हो, शोहरत उस वक्त बेकार है जब ईमान से खाली हो, और इसी तरह इज्जत उस वक्त बेकार है जब ईमान से खाली हो। इस्लाम कहता है दौलत भी कमाओ लेकिन प्लस ईमान, शोहरत है, इज्जत है, वकार है, आप जितनी भी दुनिया की कीमती चीज़ें हैं वो सब कहता कि अल्लाह कहता है अगर आप अल्लाह के ताबे हो जाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह पूरी कायनात को आपके ताबे कर देता है और आपको, आपके लिए पूरी कायनात को इस तरह ताबे कर देता है कि आप चींटियों की आवाज़ भी सुनने के काबिल हो जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये फर्मा बरदारी, और ताकि ये है कि मुफ्ती साहब शाहिद है इस बात के, ए हबीब कायनात अगर कहो तो सोने चांदी के पहाड़ बना के आपके साथ ना चला दे। ये कितने, ए हबीबे कायनात अगर कहो तो इस आग के अंदर इन्हीं को तहस नहस ना कर दें, इंसान की मर्जी। और फिर ये तो हद हो गई, वतरशम सईदा तला तदाबर वन काफ़ी ज़ातिल यमीन, अल्लाह अपने निज़ाम को बदल देता है जब बंदा अपने आप को बदल देता है। वो क्या है कि सूरज को कहा कि तू वाक़तन एक मीदार में चलता है, लेकिन यहाँ जाके थोड़ा सा हट के चलना, मेरे बंदे लेटे हुए हैं। तो आप अल्लाह को सब कुछ जिस वक्त कुर्बान करते हैं। और फिर एक बात और है, कुर्बानी वो लेता है जो कुर्बानी लेने के काबिल हो, लेकिन अल्लाह को क्या जरूरत है कि बंदों की कुर्बानी ले। अल्लाह सिर्फ चंद चीज़ें चेक करता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। एक कुरान करीम की आयत बहुत प्यारी है, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि जो ज़िंदगी को सुपरलेटिव ज़िंदगी बनाना चाहता है
वो ज़िंदगी से ज़्यादा मौत के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दे, इसलिए कि कुरान की इस आयत में मौत का जिक्र पहले है और ज़िंदगी का बाद में। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयात, आगे है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अपने नज़रिए में हुस्न कौन पैदा करता है, अपने रवैयों में हुस्न कौन पैदा करता है, अपने अमल में हुस्न कौन पैदा करता है, अपनी सीरत सूरत में हुस्न कौन पैदा करता है, अल्लाह ने ये देखना है। और ये जो कर ले वो कामयाब हो जाएगा ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। जाते जाते बहराम साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं खुलासतन यही अर्ज़ करूँगा कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत को अपना शेवा बनाए, अपना शियार बनाए। यकीन करें आखिरत में भी कामयाबियाँ उसका मुक़द्दर हैं और दुनिया में भी कामयाबी उसी का मुक़द्दर है। और इंसान नेकी करते हुए ये ना समझे कि वो बहुत आला हो गया और जो वो काम नहीं कर रहे वो हकीर हो गए। नेकी करने वाला कभी भी ख़ुद को किसी से बेहतर नहीं समझता, वो हर बड़े को भी अपने से अफजल समझता है, हर छोटे को भी अफजल समझता है। बड़ा इसलिए अफजल की नेकियां उसकी ज़्यादा हैं, छोटा इसलिए अफजल के गुनाह उसके कम हैं। तो हमने अफजल दूसरों को ही समझना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम इस्लाम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मुफ्ती बहराम शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया था, हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।